ईरान से हुआ था। ईरान का पुराना नाम फारस था, ईरान का पुराना नाम फारस था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो यूनान से हुआ था। कहां से हुआ? यूनानी से। यूनान, इसी को मकदूनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मकदूनिया, मकदूमिया, मकदूमिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मकदूमिया कहा जाता है, क्योंकि मैसिडोनिया का रहने वाला था सिकंदर। पहला जो आक्रमण हुआ था वो हखमनी वंश के शासक डेरियस ने किया था। किसने किया? डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। लेकिन यह डेरियस प्रथम ही था जिसने सबसे पहले अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। पत्थरों पे लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थरों पर खोद के लिखना अभिलेख कहलाता है। आवाज तेज कीजिए, आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज बढ़ गया? चलिए, आवाज बढ़ गया। देखिए, भारत पर आक्रमण जो हुए थे वो मौर्य वंश की स्थापना से पहले हुए थे, और 2 आक्रमण हुए थे। ईरान यानी फारस के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? डेरियस प्रथम ने किया था। हालांकि यह वंश धीरे धीरे आगे जाकर इस वंश के ऊपर कब्जा कर लिया। किसने? सिकंदर ने कब्जा कर लिया। तो ईरान यानी फारस के वंश पर किसने कब्जा कर लिया? सिकंदर ने कब्जा कर लिया। और यहाँ के राजा शाह दारा की बेटी रुखसाना से इसने शादी कर लिया। किसने शादी कर लिया? सिकंदर। किसने शादी कर लिया? सिकंदर ने शादी कर लिया। तो बताइए ध्यान से, ईरान में जो ईरान यानी फारसी में थे, उसमें राजा का नाम क्या था? डेरियस। किस वंश के थे? हखमनी। हखमनी वंश के शासक थे। हखमनी वंश के शासक थे ये डेरियस। और हखमनी वंश का अंत किसने कर दिया? तो सिकंदर ने किया। सिकंदर ने हखमनी वंश के राजा शाहदारा, हखमनी वंश के राजा शाहदारा की बेटी रुखसाना से शादी कर लिया, जिसे रिक्सोना के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दूसरा आक्रमण। तो भारत में बताइए, भारत का पहला आक्रमण किसके समय हुआ था? भारत में पहला विदेशी आक्रमण किस राजा ने किया? डेरियस प्रथम ने। सिकंदर ने वहां के राजा, नाम क्या था उनका? शाहदारा की बेटी से क्या कर लिया? शादी कर लिया। यूनानी। अब उसके बाद सिकंदर वहां से आगे बढ़ गया तो भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था। यूनानी आक्रमणकारी नाम क्या था इसका? सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। सिकंदर जो था, इसके पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। माता का नाम ओलंपिया। माता का नाम ओलंपिया। माता का नाम ओलंपिया। ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को ही जहर दे दिया था। पति को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। इसकी पत्नी का नाम रुखसाना, जिसे रेक्सोना कहते हैं। रुखसाना कोई क्या कहे? रेक्सोना। क्या कहा जाता है? रेक्सोना के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेक्सोना के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु। सिकंदर के गुरुजी का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु। गुरुजी का नाम बताइए। फादर का नाम फिलिप। हाँ, उसकी पत्नी ने उसको जहर क्यों दिया था सर? पता नहीं अब उस समय का, ये इतना डिटेल में कहा जाता है जहर क्यों दिया था। जहर देके राजाओं की मृत्यु या तो युद्ध के मैदान में हो जाती है या फिर उन्हें एसिसिनेट कर दिया जाता है। राजा की जिंदगी का अंत बहुत बुरा होता है, चाहे कोई भी राजा को दिखेगा, अंत बड़ा खराब हो जाता है। इसके गुरुजी का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरुजी का नाम क्या था? प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। प्लेटो को क्या कहा जाता है? अफलातून। उनका मतलब एक तो जनरल नाम होता है अफलातून। प्लेटो का गुरु का नाम प्लेटो के गुरुजी का नाम था सुकरात। सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। समझ में आ गया कि नहीं? एक तो सुकरात क्लास में भी आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुकरात कहाँ आता है? क्लास में। आगे बढ़ जाए, बताइए, यूनानी आक्रमणकारी का नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर जो था 356 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व जन्मा। कहां पे जन्म लिया? मेसिडोनिया में। कहां पर? मेसिडोनिया में जन्म लिया। कहां पे जन्म लिया? मेसिडोनिया में। पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, पत्नी का नाम रेक्सोना, गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो का ही नाम अफलातून कहते हैं, इसके गुरु सुकरात। सुकरात जो थे उन्होंने कह दिया था अपने जीवन में, जो सेक्रीफाई करते हैं हम लोग, सेक्रीफाई मतलब समझते हैं? बलिदान देते हैं लोग। तो जो हम लोग बलिदान देते हैं, इनका कहना था कि बलि चढ़ाने पर इन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी कि इससे भगवान किसी निहत्थे जानवर की हत्या करेंगे तो भगवान कैसे खुश रहेगा, इस टाइप का कुछ बातें बोल दिया था। तो वहां के राजा ने इनको जहर का कटोरा देके मरवा दिया। तो पूरा जहर का कटोरा देके इनको जहर पिला के मार डाला गया। किसे?
सुकरात को। तो जहर का कटोरा किसे दिया गया था? सुकरात को दिया गया था। सिकंदर जो था भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट भारत पर आक्रमण करेगा कैसे? भारत पर आक्रमण करने से पहले बीच में कई राज्य और आ जाते हैं, सब कई देश आ जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तो आपका ईरान ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाई भारत है, तो सिकंदर यहाँ मैसिडोनिया से आया, तो सबसे पहले टपकाया किसको? ईरान को। ईरान में हकमनी वंश के शासन का अंत किया। यहाँ के राजा का नाम था शाहदारा, उनकी बेटी रुखसाना से विवाह किया, जिसका नाम रेक्सोना हो गया। अब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर गांधार पड़ा। आपको याद कीजिए, गांधार जो था वो पाकिस्तान में था। गांधार कहाँ था? पाकिस्तान में। तो गांधार पर आक्रमण किया और गांधार के राजा आम्भिक को हरा दिया। गांधार के राजा आम्भिक सिकंदर से लड़ाई ही नहीं लड़े, बल्कि सिकंदर की अधीनता ही स्वीकार कर लिए। गांधार के राजा आम्भिक सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिए, तो आम्भिक वहां से हार गया। आम्भिक के बाद उसने गया राजा पोरस को हरा दिया। तो सिंध जो क्षेत्र था, वहां के राजा जो थे, पंजाब के पास का जो एरिया था, वहां के राजा पोरस को हरा दिया। तो बताइए, सिकंदर ने भारत में 2 राजाओं को हराया था, एक का नाम था आम्भिक, एक का नाम था पोरस। आम्भिक और पोरस, बताइए आम्भिक और पोरस में से किसने बहादुरी से लड़ा था? तो देखिए, आम्भिक जो था वो डरपोक था, उसने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार कर लिया। उसने कहा क्या जरूरत है लड़ने की, ये ससुरा बहुत खतरनाक है, मार और देगा वैसे ही। तो उसने सिकंदर से लड़ाई ही नहीं लड़ा था। जबकि पोरस बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। पोरस की इस बहादुरी को देखकर यह जो लड़ाई हुई थी पोरस के बीच में, वह झेलम नदी के तट पर हुई थी। बताइए, सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? झेलम नदी के तट पर। तो सिकंदर ने लड़ाई लड़ा किससे? पोरस से। सिकंदर सबसे पहले किससे लड़ा? गांधार के राजा आम्भिक से। गांधार के राजा का नाम क्या था? आम्भिक बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया। जबकि वहीं आगे देखेंगे तो राजा पोरस जो थे, आक्रमण जब किया था तो पंजाब उस समय जो था, वहां के राजा का नाम क्या था? पोरस। राजा पोरस ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लिया था। किस नदी के तट पर लड़ा था? झेलम नदी के तट पर लड़ा था। 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस ने और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुआ। राजा पोरस की बहादुरी को देखकर राजा पोरस जब हार गए तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो राजा पोरस ने कहा कि मैं भले हारा हूं, लेकिन मेरे साथ व्यवहार राजा की तरह किया जाएगा। व्यवहार कैसे किया जाएगा? राजा की तरह ही किया जाएगा। तो राजा इसकी बहादुरी को देखकर ये बहुत प्रसन्न हुआ और सिकंदर की पत्नी रुखसाना यानी रेक्सोना राजा पोरस के हाथों पर राखी बांध दी और कही आज से हम लोग क्या हो गए? भाई हो गए। हमारे पति आपके भाई हो गए। अब हमारी आगे की लड़ाई में आप साथ दीजिएगा। हम भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं। भारत पर क्या करना चाहते हैं? आक्रमण करना चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब झेलम नदी कहां पर है? पाकिस्तान और भारत, जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, लाहौर के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रावी नदी के पास है। रावी नदी लाहौर है, इस्लामाबाद वगैरह होते हुए वही एरिया पाकिस्तान का आ जाता है। आगे बढ़ जाए, देखते हैं। पोरस ने झेलम नदी के तट पर तो पोरस हार गए। अब जो था सिकंदर जो था वो सेना में सबसे आगे खुद चलता था। सिकंदर ने आदेश दिया कि ब्यास नदी को पार करो और ब्यास नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करो। कितने लोग बता सकते हैं भारत पर उस समय किस वंश का शासन था? नंद वंश का। और नंद वंश में कौन सा राजा था? बताइए ध्यान से, नंद वंश में कौन सा राजा था उस समय? धनानंद। नंद वंश में उस समय धनानंद का शासन चल रहा था। नंद वंश में किसका शासन था उस समय? धनानंद का शासन था वहां पर। तो इसने कहा कि एक काम करो, सिकंदर ने कहा कि ब्यास नदी को पार करो और कहां हमला कर दो? भारत में। लेकिन उनकी सेना ने मना कर दिया, जिसके कई रीजन थे। रीजन नंबर 1 कि ब्यास नदी में उस समय बाढ़ आया हुआ था। रीजन नंबर 2, ब्यास नदी को पार करने के बाद जो भारत आता, जैसे भारत यहाँ पे एरिया देखिए ध्यान से, मगध का क्षेत्र उस समय बहुत बड़ा हो चुका था। मगध यहां से लेकर यहां तक पूरा मगध हो चुका था। मगध क्या हो चुका था? मगध। यहां पे था गांधार। गांधार के राजा का नाम बताइए क्या था? गांधार के राजा आम्भिक हार चुके थे। पंजाब और सिंध के यहाँ के राजा पोरस भी क्या हो चुके थे? हार चुके थे। और यहाँ बहती थी ब्यास नदी और ये ऊपर जाती थी झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर किसे हरा दिया गया था? पोरस को। आम्भिक ने खुद ही अधीनता स्वीकार कर लिया था। और ये नदी थी आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ था।
तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी, जिसका पहला रीजन था बाढ़ आया। दूसरा, सिकंदर की सेना लगातार 7 सालों से 8 सालों से युद्ध लड़ रही थी। लगातार युद्ध के कारण सिकंदर की सेना जो थी वो थक चुकी थी, उनको घर द्वार भी जाना था, सिकंदर की सेना थक गई थी। उसके अलावे जो ये एरिया था, इसके इधर नंद वंश की बहुत बड़ी फौज थी। हम आपको पढ़ा दिए थे कि केंद्रीकृत शासन में सबसे पहला काम जो किया था वो महापद्म नंद ने ही किया था। और महापद्म नंद जो थे उसका सेना बहुत बड़ी थी, तो इधर नंदों की विशाल सेना खड़ी थी। दूसरी, नंदों के पास बहुत बड़ी हाथियों की सेना थी, अस्थि सेना बहुत बड़ी थी। समझ में आ गया कि नहीं? जिस वजह से सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ सकी और सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा था। हालांकि सिकंदर भारत में अच्छे बढ़ई के तलाश में आया था, कारपेंटर के तलाश में आया था भारत में, और वह हाथियों को भी यहां से ले जाना चाहता था। लेकिन नंदों की विशाल सेना को देखकर वो यहां से वापस चला गया। जब वो यहां से वापस गया तो खुद पैदल सेना का नेतृत्व तो सिकंदर किया, थल सेना का नेतृत्व किसने किया? सिकंदर ने किया। और सिकंदर अपनी थल सेना को लेकर क्या हो गया? लौट गया। और वापस जो जल सेना थी, जल सेना को उसने नियारकस को दे दिया। जल सेना को किसे दे दिया? नियारकस को, नियारकस को दे दिया। लेकिन सिकंदर का एक और थल सेनापति था। सिकंदर का थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकेटर। तो सिकंदर को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर निकेटर या अलेक्जेंडर मैसिडोनियन, अलेक्जेंडर मैसिडोनियन। और सेल्यूकस निकेटर को तो सेल्यूकस निकेटर ही कहा जाता है। तो बताइए, राजा का नाम सिकंदर, थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, नौसेना प्रमुख का नाम नियारकस था। सिकंदर कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? तो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उसने पूरे विश्व को जीता था, क्योंकि उस समय जितने दुनिया की खोज हुई थी, जिसमें अफ्रीका था, मिस्र था, फारस था, ईरान था, आपका एशिया माइनर था, तुर्की था, गंधार था और भारत था। इन सारे एरिया पे उसने उस समय जितना खोज हुआ था उसने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है सिकंदर को। सिकंदर अब यहां से लौटने लगा। सिकंदर के थल सेना प्रमुख नहीं चाहते थे लौटने। सिकंदर का थल सेनापति नियारकस चाहता था कि युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि नियारकस को पता था कि यहाँ नंद वंश में सेना अच्छी है, बट उसका नेतृत्व करने वाला उतना अच्छा नहीं है। तो बताइए, सेल्यूकस निकेटर मजबूरी में लौटा, क्योंकि सिकंदर जब खुद ही लौट गए थे तो क्या करेगा? सिकंदर लौटा तो वह बीमार पड़ गया। सिकंदर जब लौटा तो क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। और इराक के शहर, यहाँ एक शहर है इराक, देश का नाम है इराक। इराक के शहर बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई, पेट में कुछ बीमारी हो गई उसको, डायरिया टाइप का, जिससे कि सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन शहर में हुई है। सिकंदर की मृत्यु किस शहर में हुई है? बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। बेबीलोन में ही झूलता हुआ बगीचा है, जो कि 7वां अजूबा है। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो सिकंदर का जो घोड़ा था, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके फराल था। बुके फराल की भी मृत्यु हो गई। सिकंदर के घोड़ा बुके फराल की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई वहीं पर। दोनों की कब्र कहां पर है? इराक के शहर बेबीलोन में है। सिकंदर बहुत ही योग्य था। सिकंदर जो था, इसका असली नाम, सिकंदर का असली नाम क्या था? सिकंदर को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, एलेक्जेंडर निकेटर या एलेक्जेंडर मैसिडोनियन, एलेक्जेंडर निकेटर या एलेक्जेंडर मैसिडोनियन। मैसिडोनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मैसिडोनिया का था। हालांकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सिकंदर का जो बेटा था, सिकंदर का पुत्र, उसका नाम था एलेक्जेंडर फोर्थ, और इसका नाम था एलेक्जेंडर थ्री। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो फंस मत जाइएगा। सिकंदर का नाम अगर पूछ देगा इस तरह से तो नाम क्या हो जाएगा सिकंदर का? एलेक्जेंडर 3, और उसके बेटा का नाम क्या हो जाएगा? एलेक्जेंडर 4।
सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश में राजा कौन था? धनानंद। नंद वंश में राजा का नाम था धनानंद। नंद वंश में राजा का नाम क्या था? धनानंद। धनानंद का शासन था यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया किसका था? नंद का। कौन सा वंश था? नंद वंश। राजा का नाम धनानंद था। ठीक है। और इधर में कौन था? सिकंदर। इधर में कौन था? सिकंदर। सिकंदर आक्रमण किया। यहां से सिकंदर लौट गया। सिकंदर लौटा तो मर गया। इधर धनानंद की हत्या किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा वंश स्थापित कर दिया? मौर्य वंश। राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ राजा चेंज हो गया। सिकंदर जब मर गया तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर, सेल्यूकस निकेटर आया। लौट के कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। लौट के कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। तो दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। अब यह आक्रमण करने आया तो इसको लगा कि यहां पर तो धनानंद का शासन होगा, किंतु धनानंद को मार चुका था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और धनानंद की हत्या कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। और धनानंद की बेटी का नाम था दूरधरा। और दूरधरा से इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। धनानंद की पुत्री का नाम दूरधरा। धनानंद की पुत्री का नाम दूरधरा। दूरधरा से विवाह किसने कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और मगध की गद्दी पर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। मगध की गद्दी पर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। और इसी समय बाबू मेरे, इसी समय सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। लेकिन इस बकलुलवा को पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही योग्य शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े ही चतुराई से अपनी सेना को बाढ़ वाले एरिया में ले गया। और सेल्यूकस निकेटर को यह लगा था कि सेल्यूकस निकेटर अपनी रथ सेना के दम पर जीत जाएगा और हाथियों की सेना पर दम जीत जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसे बाढ़ग्रस्त एरिया में ले गया और इसके रथ के पहिए फंस गए, हाथी इसके फंस गए, जिस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य इजिली जीत गया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? इजिली जीत गया। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीता तो सेल्यूकस निकेटर हार गए। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि हम अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं, आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था कार्नेलिया। इसकी बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से भी विवाह कर लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देख रहे हैं, पहले मारा धनानंद को, इसकी बेटी दूरधरा से विवाह किया, और उसके बाद हराया सेल्यूकस को, इसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह किया। इसी को हेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेन। हेलेन। कार्नेलिया से क्या कर दिया? विवाह कर दिया हेलेन से। और दहेज में पूरा का पूरा दहेज जो लिया, दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ले लिया। दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लिया। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। उस समय पाकिस्तान में दो राज्य थे, एरिया आराकोसिया, और अफगानिस्तान में एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का दोनों क्या कर लिया? दहेज में ले लिया। सोचिए, ये बिहारी लोग, अभी सोचिए बिहार में जो दहेज है वो आजे से नहीं चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चल रहा है। कि ससुरा ये दहेज में पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान ले लिया। ये बताओ, यहां से निर्माण हुआ अखंड भारत। किसका निर्माण हुआ? अखंड भारत। अब ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, एक दिन अपनी दूसरी पत्नी कार्नेलिया से पूछा, तुम्हारे अब्बा हमारे पे हमला क्यों किए थे? तो इसने कहा कि हाथी चाहिए था अब्बा को। हाथी तो मिला नहीं, उल्टे दामाद मिल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे गिफ्ट में 500 हाथियां दिया था। कितनी हाथी दिया था? 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। कहा कि ले जाओ ससुर जी, इतना बढ़िया बेटी दियो। समझा गया कि नहीं आ गया? ले जाओ 500 हाथी ले जाओ, और दहेज में तो तुम 2 देश दिए दियो, तो 500 हाथी देने में क्या जाता है? ले जाओ हाथी ले जाओ। तो बेचारा हाथी लेके चल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? लेकिन सेल्यूकस निकेटर
अपनी बेटी कार्नेलिया का ध्यान रखने के लिए तथा इससे बातचीत भरी, तो इसका भाषा कल्चर सब अलग था। बिहार में आके लिट्टी चोखा खाती बेचारी का इसका हालतें खराब हो जाता, तो कोई बोलने बतियाने वाला चाहिए था कि नहीं। तो इसके लिए इसने मेघास्थनीज को छोड़ा था। मेघास्थनीज किसे छोड़ा? मेघास्थनीज को। तो बताइए मेघास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसके लिए आया था? कार्नेलिया के लिए। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका। पुस्तक का नाम, इस गुरु ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया? राजा बना दिया। क्या नाम था उनका? कौटिल्य या फिर चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य नीति काफी प्रसिद्ध है। कौटिल्य या चाणक्य, किसके गुरु का नाम था ये? कौटिल्य या चाणक्य किसके गुरु का नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त